अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, थैंक यू। आप लोग तो कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरिफ भाई चलें शुरुआत करिए अपने क्या यादें हैं आपको? पहले तो आप सौदागर फैमिली का पार्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जो सबसे बड़े हमारे बड़े अब्बा हैं, उनके 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 घर में आप पैदा हुए, तो थोड़ा-सा वो बताइए, क्या एक्सपीरियंस है? जी। यार वो एक लेगेसी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जुड़ी रही है और जैसे कल कल परसों तुमने कहा भी कि कॉल होगा तो मैं काफ़ी सोच भी रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे चीज़ें मेरे साथ बहुत ऑन एंड ऑफ लाइफ में रही हैं। क्योंकि चक्कर क्या रहा है कि जब हम बॉम्बे में थे, तो हम जयपुर से कनेक्टेड भी थे और नहीं भी कनेक्टेड थे। अ, पूरे सिस्टम में थे भी और नहीं भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मिक्स रही हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा अ, एक एक टाइम रहा। अगर मैं पीछे जाऊँ तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। मुझे बहुत-बहुत धुंधली याद है दादा-अब्बा की। मैं बहुत छोटा होऊँगा जहाँ तक कि मुझे ख़्याल है। मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि मैं उनके पास गया, उन्होंने अपने पास बुलाया और गले लगाया। फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने मुझे कुछ कहा, नहीं कहा या क्या हुआ, बट मुझे हल्का-सा याद है। वो जो हॉल में हमारी टेबल हुआ करती थी कोने में दरवाज़े के पास, वो वहाँ पे बैठे थे तो मैं दौड़ के अंदर आया और उनके पास गया। तो बस उतना मुझे याद है कि उन्होंने मुझे पास बुलाया। उसके बाद क्या कहा, क्या नहीं कहा ये ख़्याल में नहीं, लेकिन बहरहाल वो एक धुंधली-सी मेमोरी है मेरे ज़हन में अब तक। और उसके बाद में बड़ी फुप्पो वो उनकी भी काफ़ी मेमोरीज़ हैं क्योंकि मैं जब बॉम्बे में था तो बॉम्बे से हम आई थिंक मैं कुछ 4th-5th के बाद से जब मैं क्लास में पढ़ता था तो फर्स्ट टाइम मुझे भाई साहब जो है मैं उनको डैडी कहता था, तो उनके साथ में मैं जयपुर आया था। और उसके पहले कई बार गए लेकिन कोई ख़ास बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन हुआ नहीं था और शायद मुझे याद भी नहीं हो, छोटा भी बहुत ज़्यादा था तो इस वज़ह से। लेकिन उन उन दिनों के बाद से चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत याद हैं। तो बड़ी फूफो बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने पास बुलाया करती थी कि ये कदीर का लड़का आया है, ये प्यारे का लड़का आया फूफो है जान की बॉम्बे बात से कर और रहे हैं फूफो जान की बात कर रहे हैं आप, है ना? अपनी जो सबसे जी, बड़ी जी, फूफो थी, जी। माशाल्लाह। जी, 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 जी। जी, 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 सबसे बड़ी वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिर उनका माशाल्लाह माशाल्लाह उनका काफ़ी उसमें काफ़ी लोग और काफ़ी तो हर आदमी अपनी जगह बुलाना जिसमें चिश्ती भाई, अख्तर भाई सारे लोग उस ज़माने में मुझे याद है कि काफ़ी मोहब्बत से कुछ बातें अख्तर भाई की ख़ास तौर से याद हैं। चिश्ती भाई की बहुत ज़्यादा अच्छी बातें मुझे याद है। मैं चिश्ती भाई के बारे में और स्पेसिफिक कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा कॉल इस पे इंशाल्लाह। और उसके बाद में छोटी दादी मैं इनको कहा करता था, तो छोटी दादी क्योंकि मैं जब हमारी समर वेकेशंस होती थी तब मैं जयपुर आता था। और मुझे ये बड़ा अच्छे से याद है कि हम क्रिकेट खेलते थे नीचे, जिसमें अर्शी बाजी, गुड़िया बाजी, आजू, कामू, असमी भाई सारे लोग आ जाते थे। वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम हुआ करता था और वो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट बॉम्बे में भी खेला करता था, तो शायद एक आध बार दरवाज़े पे कभी बॉल लग गई, ये हो गई, तो वो बाहर आती थी, तो कहती थी, "एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ लोगों से और ये प्यारे का लड़का बम्बई से आके और नाक में दम करता है।" आप अम्मा की बात कर रहे तो हैं ना? अम्मा की? जी, 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 जी। हाँ, 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 तो बिल्कुल। वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम हुआ करता था कि हम छेड़ने के लिए भी और क्योंकि एक चीज़ मैं और आसिफ भी इनफैक्ट हम जब बॉम्बे में थे, तो हम उस खानदान यानी एक फैमिली की एक एक तड़प हमेशा रहती थी कि एक बड़ी फैमिली हो, बड़े लोग हों, कज़िन्स हों क्योंकि कई लोगों के बारे में सुनते थे कि यार ये इनके 10 भाई हैं, इनके 15 भाई हैं, इनके 4 चाचा हैं, इनका ये है, तो वो एक बड़ा वैसा लगता था यार हमारा भी कोई हो, ईद बकरीद हो तो हम भी किसी के पास जाएँ, कोई हमें भी ईदी दे। तो वो एक बड़ा हमेशा से एक एक बोलते हैं ना एक कमी महसूस होती थी हमेशा। तो जब मैं कुछ साल जयपुर गया तो मैं ऑलमोस्ट आई थिंक फिर हर साल जाने लग गया था। कुछ 4-5 साल मैं गया होऊँगा। तो उसमें बंगले पे रहता था, तो उसके बीच में मेरी कई सारी
चीजें मैं अपने आप ही एक्सप्लोर करता रहता था कि जैसे बंगले पे रहना, लोगों से मिलना, अच्छे खासे उनके साथ होते थे। कभी अ, वो एक दूध ले वहाँ की मशीन थी जो उसमें कॉइन डालो और वो निकलता था दूध, तो वो और जो वहाँ डेयरी पे थी, पता मिल्क मिल्क डेयरी डेयरी थी। थी, हाँ, वो थोड़ा-सा मेरे लिए उस ज़माने में यूनिक हुआ करता था क्योंकि बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं था। हम फिज़िकली लाने जाते थे, तो वो बड़ा मज़ा आता था। फिर साइकिल का बड़ा शौक था क्योंकि छोटे थे हम, तो वो आका भाई की एक जो वैसे साइकिल थी ना, वो एक खड़ी रहती थी, तो मैं अक्सर उनसे माँग के वो आप आका साइकिल भाई ले जाऊँ। किसको कह रहे हैं? आका भाई कौन है? अफ़ज़ल भाई, अफ़ज़ल भाई, अफजल भाई। जी, 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 अफ़ज़ल जी, भाई। जी। जी, जी, जी। जी, हाँ, समझ गया। तो माका वगैरह तो उनकी उनकी साइकिल खड़ी रहती थी। अब पता नहीं, शायद वो उस ज़माने में कुछ एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ करते होंगे कुछ, हाँ, हाँ। ख़्याल नहीं मुझे। तो बहरहाल मैं उनसे वो लेके अक्सर मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ, जाके आता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। फिर एक बड़ी यूनिक सी चीज़ करता था, मुझे पता नहीं कि बोलना सही है नहीं है, बट ब बड़ा मज़ा आता था कि वहाँ से आते वक़्त मुझे ना वो बड़ा इंस्पायर, मतलब एक बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। वो औरतें वो जो बैठ के किनारे पे खाने बनाती थी ना, तो वो पता है वैसे लोग पता नहीं कोई खाया, किसी ने खाया नहीं खाया, मैं एक आध बार, मुझे बड़ा मज़ा आता था यार। वो आलू की सब्ज़ी और वो गरम-गरम रोटी, मुझे बड़ा, मैंने कहा यार कभी बैठ के खाओ। तो मैंने 2-4 बार वहाँ भी ट्राई किया है। फिर पता नहीं मुझे किसी ने देखा तो उन्होंने बड़ा डाँटा, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, घर छोड़ के यहाँ तुम खाना खा रहे हो। तो लेकिन वो बड़ा मज़ा आता था कि वहाँ से आते-आते फिर वो, क्योंकि बॉम्बे वैसे हर हिसाब से अच्छा शहर है, लेकिन भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा है। मेरा थोड़ा-सा नेचर हमेशा से ऐसा रहा है कि मुझे थोड़ा-सा खुलापन हो, थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी हो जहाँ पे खुली हवा आए, आदमी थोड़ा टहले, थोड़ा हुँ। घूमे-फिरे, और वो बॉम्बे में ऐसा लगता था कि लिटरली आदमी बंद गया है। तो जब भी मुझे उन जगहों से निकल के जयपुर में आने का मौका मिलता था, तो मुझे लगता था यार ये तो जैसे एक फ्रीडम मिल गई है, कोई कोई जैसे पंछी आज़ाद हो गया है उस तरीके से। तो बड़ा मज़ा आता था माशाल्लाह। और यादों में बंगले की तो बहुत, क्योंकि हम खेलते-कूदते थे, सभी के साथ में हम हँसी-मज़ाक, खेलना-कूदना, वो बड़ा जैसे एक टाइम अच्छा था। फिर उसके बाद में कुछ और यादों में जैसे आका भाई, जैसे अफ़ज़ल भाई, अफ़ज़ल भाई के साथ में बड़ा मज़ा आता था। मैं, क्योंकि मुझे गाड़ी-घोड़ों का तो बहुत टाइम से शौक है, और मैं कोशिश भी करता था मैं कैसे इससे कैसे जल्दी से जल्दी मेरे पास हो जाए। तो इनफैक्ट मैंने सीखा भी बड़े मज़े में था। आई मीन बात हो रही तो खाली उस पर्पज़ से, तो मेरा एक दोस्त की गाड़ी थी, तो सुबह-सुबह हम 4 बजे, क्योंकि सब घर में सोते थे, उनके पास 100 थी। तो मैं और दोस्त, यूसुफ नाम था उसका, वो वैसे बेसिकली चांदी वाले ही थे वो, लेकिन बॉम्बे में रहते थे। तो क्योंकि घर वाले सुबह सोते थे, फजर में उठते थे, तो उसके पहले एक 4 साढ़े 4 का स्लॉट होता था हमारे पास में, 4 से 5 के बीच में। तो मैं जल्दी-जल्दी उठ जाऊँ, तो पहले मैं चलाऊँ और वो गियर चेंज करता था, ऐसे उसने सीखी, फिर मैं गियर चेंज करूँ, वो गाड़ी चलाए, तो इस तरीके से हमने गाड़ी सीखी थी उस ज़माने में। हाँ। अ, तो ऐसे करी गाड़ी, तो बहरहाल फिर मैं जब जब जयपुर आया, तो फिर जयपुर में आका भाई से मैं बोलता था यार मुझे अब दे, कुछ तो मुझे चलाना है, मुझे चलाया। वो बोलते थे यार बहुत छोटा है तो क्या ये नहीं चलेगी, ये कैसे होगा? लेकिन वो बड़ा एक इंटरेस्ट रहता था, तो मैं कुछ ना कुछ एक बार मैंने कोई उनकी 800 खड़ी हुई थी, मैं जाके मैंने कहा यार मैं बैठता तो हूँ, बैठ के वो ज़हन में ऐसा था कि खाली गियर में डालो, और वो मुझे ख्याल नहीं रहा, वो न्यूट्रल पे आ गई, गाड़ी लिटरली काफ़ी आगे तक चली गई। वो बड़ी मुश्किल से मैंने रोकी, तो अच्छी खासी मैंने उस ज़माने में डाँट खाई थी कि ये क्या हरकत कर रहे हो? फिर मेरे ज़हन में बढ़ गया कि यार ये नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ वो बड़ी अच्छी बोला करते थे आका भाई, अफ़ज़ल भाई, अ कि क्योंकि हम, डैडी की आदत थी अक्सर चाय चाय बहुत पीते थे वो, तो वो एक बचपन से हमारी आदत पड़ी कि थोड़ी-सी चाय पियो और थोड़ी-सी हमारे साथ शेयर करें कि तुम पियो, और अम्मी को भी बोलते थे कि तुम पियो। तो मैं जब चाय मँगाते थे, तो डैडी कभी बैठे हैं तो वो बोले तुम पियोगे? मैंने कहा हाँ, मैं ही पीऊँगा। तो वो मुझे मना करते थे, यार चाय नहीं पिया करो, ये चाय बड़ी बहुत ज़्यादा पीते हो, ये आदतें खराब है, तो चाय मत पियो। तो मैं बोलता था फिर क्या पियूँ? तो मुझे वो दूध, अब पता नहीं उसको उकाला बोलते थे या क्या बोलते थे जयपुर में, मुझे ख़्याल नहीं आ रहा। वो कहते थे कि वो पियो तुम। अच्छा, और क्योंकि घूमने का शौक, तो अब सब आदमी अपने-अपने काम में बिज़ी हैं,
तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ किया करते थे, वो मुझे पेपर पे एक पूरा मैप बना देते थे, जयपुर का। जो जो ख़ास तौर से ये बस पकड़ के यहाँ जा सकते हो या इस तरीके से तुम चल के जा सकते हो, और 50-100 उस ज़माने में 20-30 जो भी मुझे कैश उन्होंने दे दिया कि तुम जाओ। और फिर मैं ऐसे कई लोगों के, कई रिश्तेदारों के पास चला गया, कभी शाहीन बाजी के पास चला गया, कभी इशरत बाजी के पास चला गया, कभी बंगले चला गया, कभी तो ये बड़ा मैंने जयपुर को इस तरीके से काफ़ी उस ज़माने में एक्सप्लोर किया। माशाल्लाह। अ, हाँ, बड़ा काफ़ी शुरू-शुरू में घबराहट होती थी, लेकिन पता नहीं एक एक बात, अब शायद ये वही बात है कि खून में हुँ, इंसान की कोई चीज़ हुँ। ऑलरेडी एम्बेड होती है, तो मुझे कभी भी वो शहर पराया लगता ही नहीं था। हालाँकि मैंने जैसा बताया कि बड़ा ऑन एंड ऑफ था कि चीज़ अपनी भी है और नहीं भी है, लोग अपने भी हैं और नहीं भी हैं, तो तो लेकिन मुझे कभी भी वहाँ परायापन नहीं लगता था। बड़ा फ्रीली होके लोगों से मिलना, और हर हर एक हर एक के साथ में अच्छे और बुरी दोनों बातें होती हैं, तो कई सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुआ करती थी, बट मैंने कभी पर्सनली उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि यार इसने मुझसे ऐसी बात की या इसने मुझसे, मैंने कहा यार ठीक है, जिसको जैसे मिलना है मिले, मैं अपने घूमने-फिरने आया हूँ, मैं अपने घूमूँ-फिरूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर उस स्टेज के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उस स्टेज के बाद में मंजी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बन गए। मंजी माशाल्लाह, जैसे आई वुड से कि मेरे दूसरे बाप की तरह, ही वाज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी। और अ, शायद मुझे कोई इसमें बोलने में भी कोई वो नहीं होता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे जो एक एक वैल्यू जैसे उस फैमिली में दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया कि डैडी करते थे, लेकिन कहीं न कहीं आई थिंक ओवर द टाइम थोड़े-से वीक हो गए थे। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन मंजी मेरा हाथ पकड़े-पकड़े मुझे सब जगह ले जाया करते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, और फिर ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई उनसे तो काउंटर नहीं कर सकता था, तो आप पसंद करके या ना पसंद करके सभी ने सभी को जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी जानने लग गए। फिर धीरे-धीरे लोग जब आपकी आदतों से वाकिफ हो जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि यार ये बंदा हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है या हमारे लिए कोई गलत नहीं सोच रहा है, तो वो आपसे किस शायद एक स्टेज बाद मोहब्बत करने लग जाते हैं या कम से कम रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, राइट? तो वो ओवर टाइम मेरा होने लग गया। मंजी के घर में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मैं छोटा था, मैं आया करता था, उनका दरवाज़ा हमेशा हमेशा हमारे लिए खुला रहता था, तो मैं कभी दिन में पहुँचा, कभी शाम में पहुँचा, कभी सुबह, तो जब भी पहुँचा दरवाज़ा खोलो, नॉक करो नीचे और ऊपर चढ़ जाओ, और वो निशात बाजी, अरूप, शाहाना सभी हम साथ में बहुत टाइम हमने बिताया है। निशात बाजी अपनी सारी स्टोरीज़ बताती रहती थी। उन्होंने अपने उस ज़माने में यूनिवर्सिटी के काफ़ी दो लोगों से मिलाया भी था। और शाहाना की उस ज़माने में एक अच्छी एक एक बात याद है कि वो हम जब रात हो जाती थी तो हम बैठ के बातें खूब करा करते थे, शाहाना सो जाती थी। अब मुझे पता नहीं अब भी आदत है उसकी कि नहीं है, या आप लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं, बट मैंने कहा मैं बता देता हूँ। तो वो सोते में भी ना उसका कान का कुछ सेंस जो है ना वो चलता रहता था, यानी वो सुनती थी। वो रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन वो सुनती थी। अब सुबह फिर जब हो ना तो सुबह वो कहती थी अच्छा मेरे बारे में ये बात हुई थी या उसके बारे में। तो हम कहते थे तुम्हें कैसे पता यार ये? तो वो उसका कोई एक सेंस जागा रहता था। मुझे पता नहीं अब भी है कि नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तो डेफ़िनिटली था। वो एक हाँ, तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम था जो मंजी के साथ में बीता। फिर डॉक्टर चाचा अपने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम वो बिठा-बिठा के काफ़ी चीज़ें मुझे बोला करते थे, यार ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये करो, इस पे ध्यान दो, या थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे ध्यान तो तुम तरक्की करोगे, वहाँ से निकलो, बड़े आका से ये गलतियाँ हुई थी या बड़े आका ने ये नहीं किया था, तुम इन चीज़ों पे वो नहीं करो। तो मुझे माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी गाइड किया, और बल्कि सारी फुप्पो ने नफ़ीस फुप्पो बोले, हबीब फुप्पो बोले, सारे ही लोग ने कहीं न कहीं कोई ना कोई रोल प्ले किया है, जिसमें जो थोड़ा बहुत मैं ज़िंदगी में कर पाया वो उसमें उन सभी लोगों का माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है, दुआएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग और स्पेसिफिकली जैसे जैसे अ,
चचियान, तुम्हारी अम्मी के पास में वो हमेशा बड़े बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मिलती थी। मुन्ने चाचा बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मिलते थे। चांद चाचा बहुत मोहब्बत से, उनके साथ चांद चाचा ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते नहीं थे, लेकिन जब भी मिलते थे तो वो काफ़ी अच्छे से। लेकिन चचियान ख़ास तौर से मेरी चाची चाची जो कनाडा वाली हैं, उनके साथ तो वो मुझे आइसक्रीम अक्सर दिया करती थी। तो मैं जब भाग के आऊँ नीचे से, छोटा था जब, तो मैं कहता था मुझे मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ खाना है आपके पास? तो मुझे वो आइसक्रीम बड़े मोहब्बत से दिया करती थी। और मैं अभी कुछ टाइम पहले मिला भी तो मैंने कहा मुझे आपकी आइसक्रीम अभी भी याद है कि आप जब भी मुझे सही बुला-बुला बात के है। आइसक्रीम खास तौर से बना के। देखो ऐसा होता है ना कि कोई अ, आप अच्छी जगह रह रहे हो, आपके पास में अच्छा सिस्टम है, सब है और लोग आके आपको आपसे मिल रहे हैं या आपसे बातें कर रहे हैं, तो ये एक एक्चुअली बड़ी नॉर्मल चीज़ है। ये तो हम ज़िंदगी में अपने सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि यार अगर आदमी एक स्टेज पे है जहाँ पे ठीक-ठाक चल रहा है, उसमें फिर लोग आपसे रिश्तेदारी भी रखेंगे, आपसे रिलेशन भी रखेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से अ, स्टेज पे जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ चीज़ों में या आपके पास में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, उस स्टेज पे अगर कोई आके आपको 2 अच्छी बात भी बोलता है तो वो ऑब्वियसली कहीं न कहीं चीज़ें रजिस्टर कर जाती हैं लाइफ में। तो चिश्ती भाई अक्सर हमारे घर पे आया करते थे। चिश्ती भाई ख़ास तौर से मुझे ताकीद करते थे कि यार तुम ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ करो, इन चीज़ों पे ख़ास तौर से ध्यान दो, इन ये चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाएँगी। तो वो बड़े मोहब्बत से जब भी मिलते थे और कुछ साल तो उन्होंने हमें जहाँ भी जाते थे वहाँ से वो मुझे कार्ड भी भेजा करते थे कि भई मैं अभी नीदरलैंड में हूँ, मैं अभी हुँ, अफ्रीका में हूँ या जहाँ पे हूँ। तो वो मेरे लिए उस ज़माने में ये चीज़ बड़ी बहुत बड़ी हुआ करती थी कि यार, और ऑब्वियसली किसी के लिए भी, क्योंकि क्योंकि कोई किसी के लिए केयर कर रहा है कि भई उसके लिए जाके कार्ड खरीदा है, बाकायदा उसके नाम पे मोहब्बत से भेज रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो वो मेरे लिए माशाल्लाह करते, मैंने काफ़ी साल उन कार्ड्स को सँभाल के भी रखा है, एक मेमोरी और एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मुझे भी कुछ लाइफ में करना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो कहीं न कहीं हर एक इंसान को शेप शेप करती हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी, जितने भी जब भी मिले उन्होंने बहुत पॉज़िटिव बातें कही जो मेरे ज़हन में काफ़ी मैंने मतलब सुना, समझा और कोशिश की कि उनको अचीव करूँ। फिर फ़ोन किया करते थे कि मेरी तो ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में आज भी बात होती है बॉम्बे, उस टाइम पे भी होती थी। वो साइड में बैठे रहते थे और बोलते थे यार कुछ भी करके तू यहीं वापस आ जा, तू मत बाहर मत रह। अच्छा, मेरे लिए ये हमेशा पर्सनल चैलेंज रहा है। मैंने कुछ चीज़ें बॉम्बे में बहुत बड़े लेवल पे कोशिश करी, मुझे बहुत सारी चीज़ों में नुकसान भी हुआ उस ज़माने में भी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी ना, जैसे एक एक ऐसी होती है ना कि इंसान बोलता है, अब जैसे आप लोगों के साथ माशाल्लाह एक अच्छी चीज़, पॉज़िटिव चीज़ रही कि चाचा माशाल्लाह लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस सर्कल में हैं और कई चाचा हैं या कई लोग आस-पास हैं, तो वो एक आपको कहीं न कहीं ये कि भई सही-गलत या एक्सपीरियंस दूसरों के आपको आपकी आँखों के सामने हैं, कि यार इन्होंने ऐसा किया तो ये हुआ, उन्होंने वैसा किया तो वो हुआ, या ये करना चाहिए, या हमारे पास में वो चीज़ें नहीं रही, हमारे पास में हर चीज़ नई थी, हुँ। कि जो करना है वो हमें ही करना है, जो स्टार्ट करना है वो, और हर चीज़ का फ़ायदा भी हमें होगा और हर चीज़ का नुकसान भी हमें होगा। तो ये एक चीज़ बड़ी हमेशा मुश्किल रहती थी कि यार क्या करें कि नहीं करें, ये इससे क्या होगा? तो बहरहाल उस चक्करों में बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई। और मुझे इसी वजह से बाहर रहना पड़ता था कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि यार शायद अ, जो मुझे चाहिए या जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी का, वो मैं शायद वहाँ मीट ना कर पाऊँ। इस वजह से फिर मैं बाहर रहता था, तो वो एक हमेशा आई एम श्योर जितने भी बाहर रहते हैं वो एक गिल्ट सभी में रहता है कि यार सही बात है। वो जितना टाइम या जितनी चीज़ें अपने फैमिली को देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते हैं। अ, अब इसमें दिल से तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर आदमी चाहता है कि यार हम भी अपने माँ के साथ रहें, बाप के साथ रहें या वक़्त दें उनको, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम की वजह से ज़िम्मेदारियाँ या टाइम की वजह से मजबूरियाँ हमारे साथ जुड़ जाती हैं कि जिसकी वजह से ये ना चाह के डिस्टेंस बन जाते हैं। तो तो ये कितने इस अरसे तरीके से बाहर रहे भाई आप? आप कितने अरसे बाहर रहे? पहले कहाँ थे? अगर यार थोड़ा-सा मैं वो भी बताएँ तो? जी।
श्योर। मैं 2005 में मैंने अपना पहले बिजनेस स्टार्ट किया, मैं कंसल्टिंग का मैंने काफी साल काम किया, और मुझे सिर्फ धोखे ही धोखे हुए। मतलब मैंने 2003 से 5 तक, मतलब इतने धोखे हो सकते हैं कि मैं अगर तुम्हें नंबर में बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे, 100%। अच्छा। यानी इतने धोखे हुए, लेकिन अगर उनमें से कोई एक चीज भी उस जमाने में क्लिक हो गई होती तो मैं शायद करोड़पति उस जमाने में हो गया होता। जस्ट टू गिव यू अ परव्यू। लेकिन वो चीजें क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था और सही गाइडेंस नहीं था, तो हर चीज में नुकसान 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 नुकसान। फिर 2005 में मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो मैंने दुनिया की हर चीज कोशिश कर ली और हर तरीके अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन ये तो चीज हो ही नहीं रही है यार, ये तो बहुत ज्यादा। फिर मुझे एक स्टेज ऐसे आ गई जब आदमी डिप्रेस हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे मुझे शायद यहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मैं इत्तेफाक से दुबई के इंटरव्यूज हो रहे थे कोडैक के लिए, तो मैं बड़ा रैंडमली, मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि बाहर क्या होता है या कैसे रहते हैं, ये क्या चीज होती है, मैं वैसे ही चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कम्युनिकेशन में मैं शुरू से सही था, अल्लाह का शुक्र है। तो वो मैं गया, मैंने उनसे बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करी, क्योंकि बताया ना कि वो एक ट्रांजिशन जो हमेशा लाइफ में रहा है ना, कि आपको ये पता है कि वो आपका घर है वहां पे या आपके फैमिली वहां पे है, लेकिन अभी आप टेम्पररी यहाँ रह रहे हैं। तो वो एक मेंटली हमेशा से मैंने बना के रखा, ये कभी नहीं सोचा कि यार मेरी जिंदगी ये है, मेरी जिंदगी में हमेशा वो सोचता था। तो वो मेरे लिए इशू नहीं आया। मैंने उनसे बड़े आराम से बात की, तो उन्होंने मुझे सीधा सेलेक्ट कर लिया कि भाई आप ठीक है, आप में स्किल्स हैं, आप ये मार्केटिंग के आपको एक्सपीरियंस है। और क्योंकि माशाल्लाह जैसे बताया उनमें मैंने, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल उस जमाने में कॉल सेंटर्स नए नए आए थे, हुँ, कुछ हुँ। आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स मैं खुद लेकर आया था इंडिया में। एचसीएल का मैं डायरेक्ट पार्टनर था, एचसीएल को मैं खुद मिनट्स उनसे मैं खरीदा करता था उस जमाने में। और यकीन करो कि 16 लाख रुपए आज तक बाकी है एचसीएल से मुझे लेने। उस जमाने की बता रहा हूँ, 2003 2004 की बता रहा हूँ। तो बताओ। ऐसे बहुत सारे नुकसान थे। तो ये हुआ, तो मैंने कहा यार यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने कोडैक का इंटरव्यू दिया और मुझे फिर कोडैक में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे दुबई और शारजा और अजमान, इन ये 3 जोन की कोडैक डिजिटल कैमरा जो सेगमेंट है उसके लिए मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया था कि मैं उसको एक्सपैंड करूं। तो दुबई में मैं करीब 2 साल रहा। 2 साल भी इस वजह से क्योंकि आखिरी आखिरी टाइम में मुझे हो गई थी पथरी, किडनी स्टोन हो गया था। किडनी स्टोन होने की वजह से मैंने वहां पे इलाज करवाया, सब करवाया, लेकिन वो फिर एक किडनी ऑलमोस्ट मेरी 80-85% जो है वो फंक्शन करना बंद कर गई थी, क्योंकि वो सही उसको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार आप यहाँ से जाएं, ताकि फिर कम से कम आपकी किडनी रहे, नहीं तो ये तो सही बात है, नुकसान हो सेहत जाएगा आपको। इम्पोर्टेंट तो है। फिर मैं तो फिर 2007 में मैं ना चाह के भी फिर मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। और आया, फिर मैंने लिथोट्रिप्सी कराई, जो दोनों किडनी में उन्होंने बाकायदा छेद करके फिर सारे स्टोन्स निकाले, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें सही हुआ। फिर उसके बाद में मैं कुछ टाइम कतर रहा, कतर में था। कतर में फिर 2009 में मैं कुवैत आया। फिर 2009 से 19 तक, इनफैक्ट 2020 तक मैं कुवैत में था लगभग। वहाँ पे मैंने टेलीकॉम में काम किया। मैं ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर था एक टेलीकॉम के साथ। तो वहाँ पे सारे ये प्रीपेड पैकेजेस ये सब बनाना, मार्केटिंग के पैकेजेस बनाना, ये सब करता था। फिर 1920 के बाद में फिर मैं 19 में एक्चुअली यहाँ पे कनाडा आया। फिर 20 से तो फिर मैं पूरा यहाँ पे, तो 20 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में ही है। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल जर्नी भी रही। अ, शादी भी हमारी जब हुई तब 2000 में एग्जैक्टली हुई। 2000 मैंने शादी कुछ जल्दी कर ली थी। मुझे पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, कैसे क्या, बट मैंने कुछ जल्दी कर ली थी। फिर वैसे ही मैं जयपुर भी आ गया था उस जमाने में, और तब भी मंजी ने काफी साथ दिया था। मंजी ने बोला यार तुम्हारा घर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मेरे वाइफ के घर वाले भी माशाल्लाह आए, वो भी सब एक दूसरे से मिले जुले, और काफी चीजें वहां पर भी सॉर्ट आउट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से माँ बाप की दुआएं, समझो आसिफ की दुआएं, सब लोगों की साथ रही एक स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यमीना जो वाइफ है उसने भी माशाल्लाह 2000 से, क्योंकि
उसने उस ज़माने में एक्सेप्ट किया था जब कुछ भी नहीं था। अगर उस ज़माने में इफ यू गो बैक एंड सी के हालात क्या थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक नॉर्मल आज के टाइम की कोई कोई औरत या थोड़ी पढ़ी-लिखी या कोई है ना, वो तो पहले देख के भागेगी। वो बोलेगी कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो कोई हालात भी नहीं है, और क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है ना। आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नहीं, मगर वो तो कहते हैं ना आपको जो कि वो हीरे की जो समझ है वो जौहरी को होती है भाई, मतलब आप पता नहीं उनको उसने हीरा उन्होंने समझा या समझ क्या लिया समझा, था कि अल्लाह ये जाने। प्रोग्रेसिव है। ये माशाल्लाह हाँ, आगे तो बढ़ वो रहा समझ में आ गया उसने। है। एग्ज़ैक्टली, तो माशाल्लाह उसने मुझे 2000 में एक्सेप्ट किया और फिर हमने शादी करी, तो मुझे भी ऑब्वियसली उसकी स्टेप बाय स्टेप उससे भी काफ़ी सपोर्ट रहा हमेशा से स्टार्ट टू आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी जब मिलके भी जयपुर जाते थे तो माशाल्लाह हमारे दोनों के भी एक एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार है, मैंने कहा शेयर करता हूँ। तो हमारी जब नई-नई उस टाइम पे हम पहुँचे थे 2000 में, तो वहाँ पहुँचे, अब वहाँ पे डैडी भी थे, मंजी भी थे, सब थे। तो ये बात हुई कि यार शादी अभी हुई है, तुम लोग साथ में ऐसे घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब मैंने कहा यार जयपुर आए हैं, घूमे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है जयपुर का? मैंने कहा कुछ तो मैं इसको दिखाऊँ, फिर पता नहीं कब आना हो, नहीं हो, ये ज़हन में था ना। तो दानिश दानिश अपना दानिश से मैं बोलता था यार तुम्हारी लूना दे दो मुझे। तो मैं उसकी लूना लेता था, पीछे से चुपचाप निकलता था बंगले के, और फिर हम लूना पेडल मार के स्टार्ट करके फिर मैं उसको आमेर घुमा के, और जब तक सब जागे, जब तक अच्छा, सब या जब सो रहे लूना हैं, से आमेर भी चले मैं जाते थे आप? आमेर आमेर पता नहीं कहाँ-कहाँ उसको मोहल्ला दिखा दिया, ये वो। मैंने कहा क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी एक्साइटमेंट होता है, नई-नई शादी होती है, और तो मैंने कहा यार इसको मैं दिखाऊँ कि क्या है, क्या नहीं है। तो वो उसकी लूना मैंने काफ़ी यूज़ करी है उस टाइम पे। और फिर हम मंजी ने भी हमें एक अलग रूम भी दे दिया था कि जो 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 बोले यहाँ तुम आराम से रहो, खाओ-पियो। तो माशाल्लाह उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट स्टार्ट टू एंड तक हमेशा से रहा। फिर आई थिंक वो ओवर द टाइम ये सारे ही, जैसे मैंने बताया कि किसी ने कोई ना कोई रोल प्ले किया लाइफ को शेप करने के लिए। अ, ये लोग अब हमेशा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मैं इंस्पिरेशन की कहूँ तो जैसे चांद चाचा, ये लोग ज़्यादा मेरे ज़हन में हमेशा। इनफैक्ट ये लोग मैंने जब अपना बॉम्बे में कारोबार भी शुरू किया था 2002 में, तो मैंने कंपनी फॉर्म की थी वी लिंक यू के नाम से। तो उसमें मैंने सैफी भाई से बोलता था, मैंने कहा यार मुझे ना खाली ये दिखाना होता है कि भाई ऑब्वियसली कनाडा में मेरी ब्रांच है। मैंने जैसे बताया ना मेरी सोच वहाँ होती थी, मैं हूँ कुछ भी लेकिन मैं सोचता वही था। मैंने कहा लोगों को ही देखो, लोगों को जो आप इंप्रेशन देंगे वो वो देखेंगे। असली बात उन्हें पता नहीं होती, ये तो हमें खुद को पता होती है कि क्या कमियाँ हैं या क्या चीज़ है ना, तो हमें वो नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें लोगों को क्या दिखाना है, तो ये हमारे हाथ में है। तो मैं उनसे उनका एड्रेस लेता था, अपने कार्ड पे छपवाता था, तो मैंने शुरू से ही अपने आप को शो करता था कि मैं बड़े भई ये इंटरनेशनल कंपनी है। भले ही उसकी कोई बॉम्बे में वो नहीं होता था, लेकिन उसमें 2 एड्रेस होते थे, एक बॉम्बे का एड्रेस और एक कनाडा का। इस तरीके से मैं यूएस के उस ज़माने में प्रोजेक्ट उठाता था मॉर्गेज के और फाइनेंशियल कंपनीज़, कोई बोलता था भाई हमारी ब्रांच है एंड ऑल दैट। तो तो ये तो वो ये ज़माने, ये पता नहीं था कि कभी मैं खुद कनाडा आऊँगा, ये पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने बीच में जब कुवैत रहा तो मैंने बीच में यूरोप में काफ़ी कारोबार शुरू कर दिया था। मैं जैसे मैंने बताया वारसो पोलैंड में मैंने हॉस्टल खरीदा था। फिर ये वहाँ पे टैक्सी की एजेंसी हमने ली थी, रेस्टोरेंट था। ये 3-4 चीज़ें हमने वारसो में काफ़ी करा, ज़ाकोपे, वारसो, इन सब जगहों पे हमने अपनी ब्रांचेस खोली थी। तो मुझे पर्सनली ज़्यादा यूरोप में रहना पसंद था। मैं चाहता भी था कि यूरोप में ही रहूँ। हुँ। लेकिन फिर 2018 तक जो फिर मैंने धीरे-धीरे हालात देखे, क्योंकि काफ़ी रेसिज़्म होने लग गया है, पोलैंड में काफ़ी तो ज़्यादा चीज़ें भी है, इतनी पोलैंड में ज़्यादा है थोड़ा-सा। हाँ, हाँ। पोलैंड ज़्यादा था, तो फिर हुँ, मैंने कहा यार ये तो लॉन्ग टर्म के लिए या फैमिली के लिए इतना सूटेबल नहीं है। हुँ। लेकिन बड़ा बड़ा मज़ा आता था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आई थिंक हर महीने, हर 2 महीने में थर्सडे चला जाऊँ, फिर संडे वापस आ जाऊँ। तो कभी-कभी हम 1 वीक के लिए तो कभी बेल्जियम उतरे, वहाँ से ड्राइव करके पोलैंड गए, कभी जर्मनी गए, कभी फ्रांस गए। तो वो एक
भाई जो यूरोप का मजा है कि आप सुबह नाश्ता एक कंट्री में करें, दोपहर का खाना एक कंट्री में, रात का खाना एक कंट्री में, वो एक अलग ही सही जर्नी बात। रहती है माशाल्लाह यूरोप। तो वो उस हिसाब से हमने आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा पूरा यूरोप, लाटविया, लिथुआनिया बोलो, रोमानिया बोलो, या मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 59 कंट्रीज ऑलमोस्ट देख ली हैं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो मैं खूब खूब घूमा हूँ। तो मेरे कुछ ग्रुप भी बन गए थे कुवैत में, जिसमें जैसे मैंने बताया हम थर्सडे निकल जाए, हम संडे वापस आए, तो हर महीने 2 महीने में एक कंट्री बोलते थे यार आप इस कंट्री जाएँगे, और काफ़ी घूमा करते थे। तो मुझे दुनिया घूमने का तो हमेशा से शौक था। अच्छा, बाहर आने का एक इंसिडेंट है, पता नहीं कि वो मेरे लिए बड़ा क्या होता था, मैं जब भी एयरपोर्ट से गुजरता था बॉम्बे से ना, तो किसी के साथ बस में या बाइक पे, तो मैं एयरपोर्ट को देख के हमेशा कहा करता था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। आई जस्ट यूज्ड टू से रैंडमली, हुँ, मैं उसको देख के कहता था, मैंने कहा मैं तुम्हारे पास में आऊंगा, प्लेन को देख के कहता था मैं तुम में बैठूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। और फिर इत्तेफाक से उसी टाइम पे मुझे कोई, जैसे कंसल्टिंग का जब मैंने काम शुरू किया, तो मुझे काम भी ऐसा मिला कि जिसमें मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक मैं दिन में 2-2 3-3 फ्लाइट लेनी पड़ती थी, क्योंकि मैं उनको ट्रेनिंग दिया करता था उन प्रोजेक्ट्स की। तो उनको जाके फिर कोई उनके नया स्टाफ आया तो मुझे उससे मिलना होता था। तो वो मैंने इतना ज़्यादा लोकल फ्लाई किया था। फिर मैंने जब अपना बिज़नेस किया तो लॉसेस हुए एंड ऑल दैट, फिर मैं बाहर आया। तो ये बहरहाल इस तरीके से एक अच्छी जर्नी रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई रिग्रेट नहीं ज़िंदगी से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ रहा। हर 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 लोग जितने साथ में माशाल्लाह जुड़े, सबसे कुछ ना कुछ सीखा ही सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे कुछ ना कुछ टेक लिया कि भई इनसे ये चीज़ सीखो, उनसे वो चीज़ समझो, इनकी ये एटीट्यूड आपको लेना है ज़िंदगी से, इनका ये कॉन्फिडेंस लेना है, इनकी एक्सपीरियंस लेना है। तो इस तरीके से आई थिंक आज की जनरेशन को ये चीज़ समझना चाहिए कि ज़िंदगी ऐसे कई पज़ल्स को जोड़ के ही बनती है। ये उस ज़माने में ना अगर हम गूगल होता था, ना चैट जीपीटी होता था, कुछ भी ना इंटरनेट होता था, वो तो आप तजुर्बों से सीखते थे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, मैंने बताया ना, मेरे लिए उस ज़माने में जब सबसे पहले जीपीएस अफ़ज़ल भाई थे, जो मैं आपका भाई कह रहा हूँ, वो पेपर पे बना के दिया करते थे कि यहाँ से सीधे जाओ, ये जयंती मार्केट है, यहाँ से तुम सीधे गए तो ये आएगा, यहाँ से बड़ी चौपड़, यहाँ से छोटी। तो मेरे लिए वो जीपीएस थे। और उस वो मेरा एक पहला स्टेप था कि जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा-सा चीज़ें मतलब जयपुर में मैंने एक्सप्लोर करी और फिर लोगों से मिलना-जुलना। बाकी तो देखिए वो हर एक ही माशाल्लाह, अम्मा के साथ बड़ी अच्छी जर्नी रही है। अम्मा भले ही आई अंडरस्टैंड कि उनको शायद शुरू में ना अच्छा लगता हो, जो हमारी पहली माँ थी ना, उनको शायद शुरू में इतना अच्छा ना लगता हो, या जो भी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली शायद मैं उनकी जगह अगर आके सोचूं कि भाई जो हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी जगह रह रहा है, तो शायद कोई जल्दी एक्सेप्ट ना करे। लेकिन वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत से हमेशा ही मिली थी। वो बहुत बहुत प्यार करती थी, उनमें और बहुत बल्कि खुलूस था, मुझे बोला ही, बहुत खुलूस था उनमें, बहुत बहुत खुलूस था, खुलूस था भावों बहुत में, खुलूस बहुत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बेशक। आमीन, आमीन। तो वो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से, और बल्कि मुझे बोला करती थी, "तू मेरे पास क्यों नहीं रहता है? तू यहाँ-वहाँ क्यों रहता है? मेरे पास रहा कर तू।" तो मेरे पास क्यों नहीं रहता था? अच्छा, मेरे में ना कुछ वो बोलते हैं ना कि जैसे मेरी अभी अम्मी जो है वो कहती है मेरे पैर में कुछ चक्कर लगा हुआ है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। तो वो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठूँ, फिर मैं कहा यार मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो फिर मैं कहीं और चला गया। तो वो मेरे पास कुछ चीज़ हो या नहीं हो, पैसे हों या नहीं हों, कोई मीडियम हो, मोड नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता। एक जगह बैठा हूँ मैं, फिर कुछ ना कुछ मेरे ज़हन में चलता रहता है कि मैं ये क्यों नहीं कर लूँ, मैं वो क्यों नहीं कर लूँ। अच्छी जर्नी रही है। हमारे घर में तुम सब लोगों से माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हर आदमी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहा है। मैंने उनको मेरे ऑब्जेक्टिव ही हमेशा वो लोग रहे कि यार मुझे इनकी तरह बनना है, इनसे ये आदत लेनी है, इनसे ये चीज़ समझनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटा-मोटा मैंने जैसे बताया कि ज़िंदगी में अचीव किया, वो सब लोगों की दुआओं से, आप लोगों के समझो ब्लेसिंग से। अ, बस यही है मेरे तरफ से। तो कुछ नहीं, और नहीं, अब स्पेसिफिक सवाल हो तो। मुझे ये बताइए हुँ, कि भई हमारे सबसे बड़े बड़े अब्बा थे बाबा हज़रत, जी, और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। मतलब ये तो ख़ैर मैंने बेशक, शायद अपने पॉडकास्ट में भी कहा है कि हमारे सारे ही बड़े अब्बा जितने हैं, या मैं पापा को देखता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सही इनकी एक बात है। पर्सनैलिटी है, एक विल पावर है। तो थोड़ी कुछ अगर बाबा हज़रत की पर्सनैलिटी के कुछ पॉज़िटिव्स बताएँ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंस्पायर करती हैं?
एक दो तो मुझे भी मालूम है, पर मैं एक आपसे ज्यादा सुनना चाहता हूँ, आप बताएंगे मुझे थोड़ा सा उनके एक बारे में। स्पेसिफिक किस्सा सुनाता हूँ, एक स्पेसिफिक किस्सा इससे वैसे तो माशाल्लाह सभी जानते हैं। एक एक चांदी वाले हैं जो मलाड में रहते थे और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए डैडी जो है वो उन्हीं के पास वहीं पढ़ा करते थे उनके वहां पे। तो कुछ साल बाद जब मैं बॉम्बे गया तो मैं उनसे ऐसी सलाम दुआ कि मैंने कैसे हैं आप, खैरियत है सब है? तो बोले यार मेरे से अब कोई मिलने भी नहीं आता। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जब तुम्हारे वालिद यहाँ थे तो मुझसे कम से कम 20-20 30-30 लोग हर जुम्मे या हर रोज आके मिला करते थे और जैसे ही तुम्हारे वालिद चले गए मुझसे कोई सलाम भी करने नहीं आता। तो ये हाल ये एक सबसे बड़ी उनकी माशाल्लाह वो थी कि वो जहाँ बैठते थे वहां महफिल जम जाती थी। बेशक। और और एक सबसे अच्छी बात इन सब लोगों में कम ज्यादा है वो ये है कि ये लोग बिल्कुल साफ हैं। मतलब इनमें 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 कोई दिखावटीपना नहीं है। खास तौर से जैसे डैडी में मैं देखता था, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं तो वो पसंद नहीं करते हैं। मतलब वो 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 ऐसा नहीं कहेंगे कि यार नहीं नहीं तुम आदमी तो सही हो लेकिन यार एक काम करते हैं, वो उनमें ऐसा कोई दोगलापना नहीं है, कोई लगी लिपटी डिप्लोमेसी नहीं, वो नहीं है। तो स्ट्रेट जी। स्ट्रेट मुझे बंदा नहीं पसंद है, मुझे बात ही नहीं करनी है, बात हम्म। खत्म। और पसंद करते तो वो बिक जाएंगे, यानी वो जो भी करना है, वो जितना भी करना है, वो उनके बस में हो या नहीं हो, वो कर जाएंगे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करी कुछ इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से, स्पेशली बॉम्बे में। बॉम्बे में माशाल्लाह लिखते बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह लिखते बहुत अच्छे थे। तो कुछ कुछ शायद टाइम तो गाने हमारे उनके, पास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोनू निगम और कुछ ऐसे उन सिंगर्स लोगों की ने गाए रिकॉर्ड थे। हुए हुए हाँ, भी हैं। महेंद्र महेंद्र कपूर ने कपूर की भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है। गाए थे, सोनू निगम ने गाए थे और भी कई लोगों ने गाए थे। इनफैक्ट जो शुरू-शुरू में जो वो शोज़ करा करते थे, ऑर्केस्ट्रा शोज़, तो लायंस क्लब ने उनको काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट दिया करता था। लायंस क्लब जो हम्म। है ना, तो लायंस क्लब और फिर इनकी खुद की एक टीम हुआ करती थी जिसमें एक मैजिशियन थे, वो बहुत वर्ल्ड फेमस, आई थिंक उस ज़माने के फेमस आदमी निरंजन माथुर नाम हुआ करता था। फिर वो वो उनके ग्रुप में थे। फिर जय कुमार एक बहुत बड़े मैजिशियन हुआ करते थे उस ज़माने के, वो उनके ग्रुप में थे। फिर ये जॉनी लीवर और ये सारे लोग उनके शोज़, भाई अगर मैं अभिजीत गलत, एक आध बार। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद फारूक अब्दुल्ला दोस्त थे हाँ, वो बाबूराव साथ के। में वो, हाँ, वो उनके साथ थे। हाँ, क्योंकि उनके साथ थे। जयपुर यूनिवर्सिटी में दोनों साथ पढ़े थे। जी। हाँ। लेकिन जैसे बताया ना कि क्योंकि ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये लोग जब जब आप एक मकाम बात एक एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और फिर आप उनके साथ फॉलो अप करें तो शायद लोगों को ये लगे कि आप उनके साथ चमचागिरी कर रहे हैं या उनको हम्म। कहीं ना कहीं तो वो चीज इन लोगों को जरा भी पसंद नहीं होती थी। खासतौर से जैसे डैडी की मैं बात करूं तो ये उस चीज से बड़े भागते थे कि यार ये मुझे कहीं ये ना समझे कि मैं इससे कुछ मांगने वाला हूँ या मैं इससे कुछ लेने वाला हूँ। अच्छा, यही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज की वजह से काफी जो उनके बॉम्बे में भी जो साथी बने, चाहे वो अनबार भाई हों, चाहे वो अल्लादिए भाई हों, काफ़ी लोग जो जयपुर वाले थे वो ये खुद माशाल्लाह काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी इनका वेट है मोहल्ले में सब जगह, लेकिन इनसे वो आके बड़े हम्बल होके और बड़े उससे मिला करते थे क्योंकि ये बोलते थे कि यार इन इन इनसे इनसे क्या, देखिए कोई बात ऐसी होती है कि किसी कोई आदमी आपसे कुछ लालच में चाह रहा है या मिलना चाह रहा है, बोलते ये तो माशाल्लाह सब छोड़कर फिर यहाँ पे आए हैं। भाई एक आदमी होता है ना कि भाई मुझसे ये लालच करेगा तो ये मैं उसको ये पैसे दूंगा या मैं इसको तरक्की दूंगा या मैं सेठ इसको अब्दुल नौकरी समद दूंगा। की, सेठ अब्दुल समद के बेटे हैं भाई, मजाक ये थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। मजाक थोड़ी है, तो ये खुद उस चीज को बेशक। छोड़ के यानी ऊपर से नीचे आए हुए हैं। तो माशाल्लाह, और फिर भी, और ये चीज मैंने उनसे बहुत ज्यादा सीखी कि वो आप कहीं पे भी जैसे कहते थे कि यार तुम्हारे पास में दाल हो, तुम्हारे पास में खाने को नहीं हो, ये तुम्हें पता है, लेकिन बाहर जो है वो एक ही तरीके की जिंदगी होनी चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने चाहे वो जयपुर से हो चाहे कहीं से हो, खाना खाना खाया, उसके बाद मीठा, उसके बाद पापड़, उसके बाद नमकीन, चाय, उनका एक वो जो स्टैंडर्ड रहा वो आखिरी दम भविष्य। तक रहा, ना उसको कोई हिला पाया ना उसको कोई चेंज कर पाया। अच्छा, और सुबहान अल्लाह, ना तो कोई ब्लड प्रेशर का, ना कोई उनको डायबिटीज खुदा ना करे, ना कोई और बीमारी माशाल्लाह। मतलब ये तो, और हाँ, मुझे कुछ मुझे बोल रहे ऐसा थे? लगता है कि एक तो इन लोगों में विल पावर बड़ी जबरदस्त है।
माशाल्लाह। बड़ी बहुत ज़बरदस्त विल माशा पावर होती थी, मतलब अगर कुछ ठान लिया तो ठान लिया। मुझे याद है जब ठान मैं लेते था। उनसे मैं वो मिलने आया चलो था 2009 में, और हाँ, आईसीयू में थे, और अगर आपको याद हो तो दूसरे दिन हम देखने गए तो माशाल्लाह वो बैठे हुए थे, और उन्होंने नर्स हाँ, को एक लेटर, कागज मंगवाया और ये लिखा सही है। कि मेरी अंगूठियां कहाँ तो है, मेरा अगर वो उठेगा एग्ज़ैक्टली, और वो एग्ज़ैक्टली तो वही है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, माशाल्लाह, मतलब लिखावट हाँ, इतनी माशाल्लाह, अच्छी और माशाल्लाह, बिल्कुल एक लाइन बिल्कुल। में। तो, नहीं, नहीं माशाल्लाह तो वो एक अ, यानी उन्होंने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप क्या सोचते हैं। हाँ मतलब हाँ, उनको कोई जैसे लोग यार हम सब कॉन्शियस होते हैं अपनी-अपनी ज़िंदगी में कि यार ये हम कहेंगे, हम ये करेंगे, हमें हमने घर में बुला लिया तो क्या सोचेंगे, हम ये खाएँ या हम पहने। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भई जो है वो है, कोई आपको जो फ़ील करना है करें, मैं जो हूँ, मैं हूँ। अच्छा बिल्कुल। उन्होंने इसकी वज़ह से ज़िंदगी में नुकसान भी बहुत उठाया, क्योंकि लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। उनसे कुछ चीज़ें कई लोगों ने लिखवाई शुरू में उन्होंने तो उनके इनफैक्ट कुछ पायलट शूट भी हुए थे। उसमें भी उनको पता नहीं कितने पैसे मिलने वाले थे, क्या-क्या होने वाला था, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनको मतलब कोई एक एक जैसे ये लोग बताते हैं कि हम मैं तो ख़ैर छोटा था तो और एक घर कोई कहीं था, वो किसी ने माँग लिया उनसे कि वो मुझे कुछ दिन रहने दो कांदिवली में या कहीं, तो वो भी उन्होंने उसको रहने को दे दिया, फिर उसने रख ही लिया वो घर। तो तब भी इन्होंने कहा कि यार मुझे कोई परवाह नहीं क्योंकि मैंने बताया ना कि वो इतनी सारी चीज़ें छोड़ कर आए थे कि उनके लिए ये छोटी चीज़ें कोई छोड़ने में मायने नहीं कोई रखती है, मायने नहीं कि रखती है। यार हाँ, यार ये चीज़ मेरे से छूट गई तो मैं परेशान होऊँगा। तो माशाल्लाह उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने चीज़ों पे शुरू से लेके आखिर तक माशाल्लाह रहे। ज़रा भी उन्होंने किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं लाया, कोई कोई प्रिंसिपल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि यार मैं अगर ऐसा ये ऐसा है तो मैं ऐसा कर लूँ या मैं इसके लिए ये चीज़ थोड़ी-सी ट्वीक कर दूँ, कुछ भी नहीं उन्होंने डेफ़िनिटली हम सबके लिए एक बेशक, एक एक बेशक, बहुत बेशक। एक इंस्पिरेशन थे जो जिन्होंने बताया कि भई अपने टर्म्स पे जियो, अपने प्रिंसिपल्स पे जियो और तब भी ज़िंदगी आप जी सकते हो। बेशक। और ये हमेशा ये मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है लेकिन ये वो ये कहते थे कि यार मेरे मरने के बाद में भी तुम लोगों को वो कोई दरवाजे पे आके ये नहीं कहेगा कि मुझसे किस मुझे मुझे कदीर भाई को इतने पैसे देने हैं या लेने हैं ऐसा मतलब कोई कोई ऐसी खुदा न करे बात नहीं होगी और मैं मेरे जो मैयत के या जो बोलते हैं ना जो हर चीज़ का जो खर्चा जनाज़े का खर्चा ये हर चीज़ भी मैं छोड़ के मेरे जाऊँगा तो वो भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो जब हमने देखा तो उनकी जेब में उतने पैसे हमेशा पड़े रहते थे जो बाकायदा उनके काम में मतलब जो उनकी जो जितनी भी हुई चीज़ें उसमें काम में आए। बेशक, तो वो तो ये लोग बहुत दूर की सोचते थे। बेशक। हाँ, ये मुझे नहीं लगता कि शायद आज के जनरेशन में हुँ, कोई भी इतना सोचता होगा या किसी में इतनी सलाहियत होगी, लेकिन ये लोग बहुत आगे तक सोचते थे। बेशक। माशाल्लाह आई थिंक जितना इन लोगों से जितना ले सकते हो लो, जितना सीख सकते हो सीखो। अ, क्योंकि एक बार चले जाते हैं तो फिर ये नहीं आते, वही बात है। फिर बेशक, सिर्फ बातें बेशक। रह जाती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ऑब्वियसली ये तो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होती है, किसी भी पेरेंट का जाना, तो उसमें क्या चेंज आया आप में? बाबा ज़रा का जब साया हट गया आपके सर से, तो क्या हुँ। क्या चेंज महसूस किया आपने? मतलब आपके देखिए जब वो थे ना हाँ, जब वो थे तो मुझे मुझे मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा हमेशा से थी, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था क्योंकि वो बाकायदा मुझसे रो-रो के कहते थे, "यार आरिफ तू आ जा।" मुझसे बहुत ज़्यादा उनका एक अटैचमेंट था। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं तुमको सही बता रहा हूँ कि मुझे याद है कि मैं कम से कम साल से 1.5 साल तक तो मैंने मतलब मैं अपने थोड़े से सेंस में वीक हो गए थे कि मुझे चीज़ें समझ में आना बंद हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा एक शॉक में आ गया था। और मैंने बहुत सारी चीज़ों में कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से उनसे बात कर सकूँ मैं मैं कई लोगों से मिला भी क्या मैंने कहा यार मुझसे ना एक बार उनकी बात करवा दो, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया आखिरी टाइम पे। तो
ये मैंने बहुत कोशिश करी, फिर बहरहाल फिर बाद में वक़्त हर चीज़ का मरहम होता है, तो फिर वो धीरे-धीरे चीज़ें वो हुई, लेकिन बहरहाल मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था ज़िंदगी का, जो मैंने इतने लेवल पे होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन बहरहाल जब हुआ तो वो जो उस टाइम में हुआ तो वो मैं बेयर नहीं कर पाया। वो वो जो तभी समझ में आता है जब शुरू-शुरू आपके साथ में होता है तो। हाँ, तब वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया। जैसे मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ मेरी ज़िंदगी में एकदम खत्म हो गई। जैसे कोई कोई आपका हाथ टूट गया या किसी का पैर टूट गया या कुछ इंसान जो कुछ आँखें निकल गई इंसान को, जैसे कमी हमेशा एक ज़िंदगी में आ जाती है ना, उस तरीके से कमी आ गई। तो वो तो ख़ैर जहाँ हैं वहाँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जहाँ रहे खुश रहें, और हाँ, तो जहाँ भी हैं वो भी देख के हम सबको खुशी होते होंगे। हमारी तरफ से भी हमेशा उनके लिए दुआ रहती है कि अल्लाह उनको जहाँ भी है, जैसे भी हैं आमीन, इंशाअल्लाह खुश रखे इंशाअल्लाह। आमीन। और बताइए कोई हाँ, अगर तो ऐसी कोई चीज़ बताना चाहें जो हम लोगों को पता नहीं है, आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहें जो हम घरवालों को पता नहीं। कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी क्वालिटी हो, कोई ऐसा शौक हो जो आपको पसंद है? यार मुझे घूमने का तो हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक है, हाँ, हाँ। वो तो घूमने सबको का। पता है ना, वो तो मालूम है कि आप इधर हाँ, से उधर जा रहे हैं। घूमने का मुझे हाँ, और मुझे पैसे भी मैंने कभी भी बोलते हैं ना कि पैसे कमाना मेरे लिए कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। मुझे मैं हमेशा पैसे इतने चाहता था कि जिससे मैं अच्छी लाइफ़स्टाइल जी सकूँ और मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैं हमेशा उतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे काम करने का पैशन है। तो मैं और इसी वज़ह से यमीना के साथ भी अक्सर वही पंगे होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ होती है कि जब बोलते हैं यार जब ये नहीं हो रहा है तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो वो एक मुझे काम का पैशन है और शायद ये खून में है या आई डोंट नो, क्योंकि मैं अक्सर जब घरवालों से बात करता हूँ या तुम सबसे मिलता हूँ तो देखता हूँ यार सारे ही अपने-अपने हैं, तो शायद वो एक खून में आया है कि जिसमें तो मैं काम जो है या जो भी चीज़ें करता हूँ वो सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं, पैशन की वज़ह से ज़्यादा करता हूँ। इनफैक्ट बल्कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ एक्सपैंड भी कर ली थी, फिर मैं अभी लास्ट टाइम जब चांद चाचा के पास गया था तो उन्होंने बोला भी यार ये क्या कर रहे हो? क्यों इतनी चीज़ों को तुम वो कर रहे हो, तुम चीज़ों को समेटो। तो वो तो ये जो रिफ्रेशर्स होते हैं ना, ये ज़िंदगी के बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, मैं इन चीज़ों से हमेशा सीख लेता हूँ। कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इनकी बातों में कोई अल्लाह मुझे ना मैसेज दे रहा है, हमेशा, हमेशा। तो मैं जब भी बड़ों से मिलता हूँ, मुझे डाँटते हैं या कुछ कहते हैं या मुझे कुछ कहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ अल्लाह की तरफ से मैसेज है जो मुझे ये दे रहे हैं और मुझे इस चीज़ पे ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। तो मैं जब उनसे किसी से भी मैं बात करता हूँ जो बड़ों से, ख़ास तौर से चाचाओं से ऑब्वियसली, तो जब जब उन्हें ये लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर में जब उनसे गया था मिलने हैलिफैक्स, तो मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा ये क्यों कर रहे हो, क्या है? तो तभी से मैंने वो एक हिंट लिया है, मैंने कहा ये हाँ, मैं शायद जो है ना कुछ चीज़ें सही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं वाक़ई बाकायदा वापस आया और मैंने चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा समेटना शुरू किया और चीज़ों को थोड़ा-सा फिर से ऑर्गनाइज़ करना शुरू करा। तो ये एक चीज़ होती है जो आई थिंक हमको सबको और हर एक को एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये लोग जो कहते हैं ना वो सिर्फ़ कहना नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई मैसेज ऐसा होता है ना जो शायद अल्लाह ताला है ना उनके मुँह से बुलवा रहा है। बेशक। तो वो चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आई थिंक उसको उसको सोचना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन तो सोचना ही चाहिए उसके ऊपर कि वो वाक़ई वो चीज़ है कि नहीं है, या शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो शायद ये मेरे लिए एक हिंट है जो मुझे आगे जो है उस चीज़ में कोई बेनिफिट दे। तो और हमेशा ऐसा होता ही आया है। मुझे तो आज तक कोई ऐसी चीज़ मालूम नहीं है जो इन लोगों ने किसी ने भी कही हो और वो आगे जाके नहीं हुई हो, हर चीज़ होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो लोगों को सोचनी चाहिए, उनसे बैठ के उनकी सुननी चाहिए। तो मैं अक्सर जाके मेरी आदत में भी है कि जैसे बड़ों के साथ में जाऊँ, मैं कोई एक जान के टॉपिक एक छोटा-सा छोड़ देता हूँ कि जिससे वो शुरू हो जाते हैं। हुँ, तो जब हुँ। वो शुरू होते हैं माशाल्लाह, तो वो उनसे फिर बहुत सारी जो इनपुट्स मिलते हैं ना, वो उनमें जो चीज़ें छुपी होती है ना, वो अपने को पिकअप करनी होती है कि यार ये मेरी मतलब की लाइन है, ये मेरे मतलब की लाइन है, मेरे मतलब की लाइन है। ये मुझे फ़ायदा देगी आगे, ये मेरी फैमिली को फ़ायदा देगी, ये मेरे करियर को फ़ायदा देगी। वो हम सबको आई थिंक करना चाहिए। तो बेशक। मैं तुम्हें भी कहूँगा मुन्नी चाचा के साथ बैठो, कुछ वो बातें कह रहे हैं तो वो उन चीज़ों को पिकअप करके या चांद चाचा के साथ बैठे हैं तो ये, या किसी भी बड़े के साथ पर से बैठे हैं हम और वो कह रहे हैं ना, तो वो
वो आई थिंक एक इनपुट लेना अच्छी बात है, जो मैं पर्सनली करता हूँ। मुझे ये बताइए, बिल्कुल। अगर आप कभी स्टक हो जाते हैं, अगर कभी आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है किसी एडवाइस की, तो क्या करते हैं आप? या किसको कॉन्टैक्ट करते हैं? क्या है आपका तरीका? यार मैं अब ये जैसे एक मेरा पर्सनली थोड़ा अजीब-सा तरीका होता है, क्योंकि मैं खुद चुपचाप बैठता हूँ अकेला, और मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ कि यार ये चीज़ सही है कि गलत है? अब और मुझे अक्सर जो जवाब मिलते हैं, वो मुझे काफ़ी चीज़ें गाइड करते हैं, क्योंकि एक बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस, तो वो मुझे थोड़ा-सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि मैं कुछ चीज़, या अगर कुछ चीज़ बुरी भी हो रही है ना, तो मैं खुद अपने आप से बैठ के एक्सप्लोर करता हूँ या पूछता हूँ कि यार आगे क्या लगता है, ये चीज़ मेरे लिए इससे नुकसान होगा या इससे फ़ायदा होगा, या मुझे छोड़ देनी चाहिए? तो मुझे कोई अंदर से एक एक आवाज़ आती है कि यार छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। या ऐसा होता है कि नहीं, नहीं इस चीज़ पे ध्यान दो, ये चीज़ खतरनाक है। तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है, तब सबसे पहली चीज़ तो एक सदका डेफ़िनेटली मैं उसी टाइम करता हूँ। फिर अक्सर 2 रकात नफ़िल पढ़ के अल्लाह से बोलता हूँ, अल्लाह ताला मैंने तो कर दी है ये काम, मेरे से तो गलती हो गई है, अब तू ही सँभाल। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि हमारे साथ में ये एक हमेशा मसला रहा है कि कोई डायरेक्ट अ अ, ऐसा कोई चीज़ बन नहीं पाई अनफॉर्च्यूनेटली, और हमारी भी कुछ गलतियाँ रही, कुछ ज़िंदगी के हालात ही ऐसे रहे, तो वो चीज़ नहीं बन पाई। तो इस वज़ह से पहले जो है वो स्पिरिचुअल रूट को लेना पड़ता है, बाद में फिर जाके बहुत ज़रूरी है। अ, जी। किसी से बात करी जाती है कि यार क्या करा जाए? लेकिन कोई इतना करीब नहीं है कि जिससे क्योंकि देखो हालात हालात कितना आदमी किसको समझाएगा ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ना, कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ कोई डिसीज़न लेना है, तो मैं किसको कितनी बात बोलूँगा? हुँ, हुँ। और वो उस हालात के हिसाब से कितनी रेलेवेंट उनके लिए है या उसके लिए है, वो आप ज़्यादा चीज़ों को वो नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो एक अल्लाह ताला से राब्ता करना, और आई थिंक सदका करना, तो चीज़ें ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अ, तो ये खास तौर से होता है। अच्छा, ये जो बताइए, मैं अभी मैं बातों में सॉरी, मैं बड़ी अम्मा के बारे में तो आपसे मैंने कुछ पूछा ही नहीं। तो थोड़ा-सा उनके बारे में भी हुँ। मुझे बताइए, अपब्रिंगिंग कैसी रही आपकी उनके साथ? अपब्रिंगिंग कैसी रही? बड़ी अम्मा के बारे में भी बताइए। और उन्होंने बेचारी ने ना बहुत, बहुत, बहुत दुःख सहे, बहुत ज़्यादा दुःख सहे, और उस टाइम पे कुछ हमने भी सहे, क्योंकि जो हालात थे, वो हालात कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं थे। बहुत 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 अजीब से हालात थे। जिसमें ऐसे हालात में रहना, चीज़ों में स्ट्रगल करना, छोटी-छोटी जो बेसिक्स बोलते हैं ना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, वो भी जब आपके पास अवेलेबल ना हो, तो उन हालातों में ऑब्वियसली अ, और जैसे क्योंकि इन डैडी के अपने प्रिंसिपल्स, अपने अपने उसूल और अपनी चीज़ें, जिसमें उन्हें किसी से कुछ माँगना नहीं है, या किसी को किसी के आगे झुकना नहीं है, या किसी से खुशामद नहीं करनी है, या तो वो एक बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती थी, क्योंकि उस दौर में तो आप नज़र से हटे और चीज़ें खत्म हो गई ना, तो वो तो तब तो, अब तो जैसे भी चीज़ें कम से कम भाई सोशल मीडिया है, ये है, वो है, आदमी व्हाट्सऐप है, ये वो चीज़ों से कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच में रहता है। उस ज़माने में तो आपने बात नहीं करी तो आप गए, मतलब लोग आपको धीरे-धीरे भूलना ही शुरू कर देते थे। तो वो उनके लिए एक थोड़ा-सा था, जिसमें अम्मी अम्मी बेचारी, हम उस ज़माने में काफ़ी चीज़ें ऐसी करा करते थे, जिससे बेसिक हमारी जो ज़रूरतें पूरी हुआ करती थी। और उनमें उन जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, उनमें भी वो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा थोड़े से बचा के मुझे जो है वो, क्योंकि मुझे मैथ्स मेरा थोड़ा ऑब्वियसली वीक था, जैसे आई थिंक तुमने भी अपने उसमें कहा था कि वो भी वो पता नहीं हमारा मैं खानदानी समझता हूँ खानदानी चल रहा है, पापा का भी मुझे मालूम है, बाबा खानदानी जान चल का रहा नहीं होगा। मालूम मुझे। नहीं, उनका उनका मुझे भी पता नहीं, कि मैथ्स का तो कोई पापा खास तो उनका मेरे काम जैसे हुआ हैं, नहीं। पापा तो मेरे जैसे हैं। हाँ। हाँ। खैर उनका भी वीक ही होगा, क्योंकि जभी तो इतनी सारी चीज़ें छोड़ के आए थे। ये तो कोई आदमी जिसका सही हो, तो वो तो ये तो इक्वेशन बैठेगा ही नहीं ना। हाँ। तो बहरहाल तो ये बेचारी उन जो नहीं होता था उसमें से भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कैसे भी जनरेट करके हमको
देती थी, जिससे फिर मैं एक ट्यूशन के लिए जाया करता था, तो मेरा मैथ्स माशाल्लाह उस ज़माने में मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा गया। तो जो 10th था वो मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, सब हुई, उसकी वजह से मैं कर पाया। तो उनका तो आई थिंक उनका तो बेशक, जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है वो है। उनके सदक़ों तो फ़ैज़ से या उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत से जो हम बन पाए हैं वो उनके बिना तो ख़ैर मेरी कोई औकात ना थी, ना है, ना रहेगी। बेशक। तो डेफ़िनेटली हाँ, तो उनका तो हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा, हर चीज़ में रहा। अच्छा वो बेचारी क्योंकि इतने जॉइंट फैमिली में या इतने वैसे थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, तो वो इतनी समझदार नहीं है कि वो तुमको बैठ के एक सही गाइडेंस करेंगी। तो वो छोटी-छोटी चीज़ में बुरा मान जाना, छोटी-छोटी चीज़ में इमोशनल हो जाना, तो वो तो आई थिंक एक उनका हिस्सा है, वो उनका तरीका है। हर आदमी का अपना एक नेचर होता है, तो उनका वो नेचर है। लेकिन बहरहाल वैसे जो हैं वो ऑब्वियसली आज तक उनकी दुआएँ हैं, उनकी सरपरस्ती है और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन, आमीन, आमीन। तो वो तो हमेशा से थी, हैं और रहेंगी। उनका तो आई थिंक कोई मैच कभी भी नहीं था। तो वो एक मेरी सबसे करीबी दोस्त या सबसे करीबी बोलते हैं मेंटर या सपोर्ट जो भी रही, वो पिट रहे हैं हम तो सबसे आगे वो बेचारी आएँगी। अच्छा, अ, ज़िंदगी में अच्छा। हाँ, तो बेचारी आगे पीढ़ी में तो हमारी वजह से पता नहीं कितनी उन्होंने हाँ, डाँट खाई, मार हाँ, खाई हाँ। और बेशक, बेचारी बेचारी ने झेली है। तो उनका तो ख़ैर कोई मुकाबला है ही नहीं, मतलब उनको वो तो टॉप ऑफ द लीग है वो तो। बेशक, तो बेशक। माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। साथों-साथ फिर उस ज़माने में फिर आसिफ जब हुआ तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक भई एक आदमी अकेला कितनी मार खाएगा, तो आदमी सोचता मैं है बिल्कुल दूसरा आसिफ़ पे ही आ बेचारा रहा था। जी, 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 जी। तो भई अब मैंने कहा कोई चलो 7 मार खाने वाला पैदा हुआ है। 7 डाँट खाने वाला पैदा हुआ है, तो जब वो हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई थिंक वो मम्मी ने भी कहा था और बेशक। तुमने वो उसमें पूछा भी था ना, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो माशाल्लाह वो आया तो उसको उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम बीता कि वो सेंट थॉमस एक स्कूल था उसमें जाया करता था। अच्छा क्योंकि बड़ा रेस्ट्रिक्टिव हमारा टाइम हुआ करता था, डैडी कहते थे भई इस टाइम पे गए तुम, इस टाइम पे तुम्हें आना है। तो वो उसके बीच में मुझे आसिफ को खिलाना भी होता था कहीं ये थोड़ा खेल खेल ले। अब मेरे ज़हन में उस टाइम पे आया, मैंने कहा यार मैं अगर पैदल जाऊँगा तो मुझे लगते हैं 40-45 मिनट्स आने-जाने में, मतलब जाने में। अगर मैं साइकिल ले लूँगा तो मैं 10 से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो मैं इसको आधे घंटे वहाँ गार्डन में खिला सकता हूँ। तो वो मैं फिर रेंट पे वहाँ पे साइकिल ₹1 में, ₹2 में मिलती थी 1 घंटे के हिसाब से, वो मैं साइकिल लेता था, उसको पिकअप करने जाता था, फिर वो आधे घंटे में उसको वहाँ गार्डन में खिलाया करता था, हर रोज़। अच्छा, हर रोज़ हाँ, तो उसके स्कूल के टाइम से सालों मैंने ये किया, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि वो भई कहीं खेले। तो वो फिर वहाँ खेलता था और फिर मैं वही टाइम पे जो 45-50 मिनट्स का टाइम होता था, नहीं तो यहाँ घर पे आएँगे तो डैडी चिल्लाएँगे, "वही कहाँ थे तुम? ये तो इतनी देर कहाँ थे?" अच्छा उनका बोलना भी जायज़ हुआ करता था क्योंकि जो माहौल था ना हमारे आस-पास वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने उ उन उन अभी ये देखो वही बात है कि ये सारी चीज़ें अब समझ में आती उस टाइम पे आदमी को बुरा लगता था कि यार ये क्या बात हो रही है, हम हमें खेलने नहीं दे रहे, हमें मौके नहीं दे रहे। लेकिन ये चीज़ उस अब समझ में आती है कि क्यों नहीं करने देते थे। क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे हमको शायद छोड़ दिया होता बात तो शायद जो हम थोड़ा बहुत जो ज़िंदगी में कर पाए मैं आसिफ वो शायद नहीं कर पाते। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत बहुत आसानी से आदमी इन्फ्लुएंस हो सकता है वो जो हालात थे उनमें। तो हमें उन्हें कभी भी छोटा घर था लेकिन उसके बाहर ना उन्होंने कभी हमें पतंग उड़ाने दी, ना कोई कोई खेल खेलने दिया, ना कोई दोस्ती करने दी, कुछ भी नहीं करने दिया। यानी हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइट रखा लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया उसकी वजह थी। तो उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और अगर वो शायद वो ना करते तो हम भी शायद कोई ऐसे प्रोफ़ेशन में होते जो जो काफ़ी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वो खराब है या छोटा है लेकिन बहरहाल शायद हम नहीं कर पाते। तो जो भी इस तरीके से माशाल्लाह एक अच्छी जर्नी रही आगे का छोटे क्या गाँव के इरादा लिए है? फिर। आगे का क्या इरादा है? आरिफ भाई मतलब अब क्या प्लान है आपका? यार आई थिंक अब तो देखो एक स्टेज के बाद में तो फिर हम अब बच्चों के लिए जीते हैं, राइट? हुँ, तो जो हुँ। थोड़ा बहुत हम कर पाए अपनी लाइफ के लिए अब हम जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि ज़िंदगी एक रिले रेस होती है। जैसे हम रिले रेस होती है ना, जैसे हम भागते हैं फिर अपना डंडा किसी को दे दिया वो भागेगा। तो हमारे वालिद ने जितना भी दौड़ पाए वो ज़िंदगी में दौड़े, उन्होंने हमें डंडा पकड़ा दिया, फिर हम दौड़े जितना हम दौड़ पाएँगे।
इंशाल्लाह फिर उसके बाद में वो जो जो डंडा है वो अपने बच्चों को दे देंगे, फिर इंशाल्लाह वो उनकी जर्नी है, वो कैसे जिएंगे। कोशिश ऑब्वियसली ये है कि वो भी अच्छे बने और हमसे ज्यादा तरक्की करें और दीन दुनिया दोनों में इंशाल्लाह बेशक। कामयाबी हासिल करें। मैं और यमीना हम दोनों ने हर तरीके से कोशिश की है अच्छी जिंदगी देने की। बहुत लंबी जर्नी तो तुम सबको पता ही है कि कहाँ से कहाँ हम पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे हैं, कितनी जद्दोजहद की है। तो अब यहाँ पहुंचे तो अब चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह उनको वो परेशानियां या वो जो मुश्किलें हमने झेली वो ना झेलनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। जो बड़ा वाला है उसका नाम मोहम्मद आमिर है, दूसरे का नाम मोहम्मद हादी है और तीसरे का नाम दानिया है जो लड़की है तो माशाल्लाह। क्या कर रहा है आमिर, क्या कर रहा है, तो कौन-सी क्लास में है? आमिर ने माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है और अभी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह और अभी एयरपोर्ट पे यहाँ पे जो कैलगरी एयरपोर्ट है उस पे ग्राउंड स्टाफ पे काम भी कर रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हादी जो है माशाल्लाह वो 8th स्टैंडर्ड में है, तो वो तो स्कूल में है अभी। और थर्ड जो है दानिया है, दानिया 3rd स्टैंडर्ड में माशाल्लाह है। माशाल्लाह। तो लगभग 7 साल का एक अप्रॉक्सिमेटली गैप है तीनों में माशाल्लाह। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये हैं फिलहाल यहाँ पे माशाल्लाह कैलगरी जहाँ हम रहते हैं बड़ा खूबसूरत खूबसूरत शहर है। अ, तो और यहाँ पे मैंने ठीक-ठाक सर्कल बना लिया है, काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी जानने वाले हैं माशाल्लाह। तो चलती है लाइफ, अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ और अगर आप बताना चाहें हमारे इस इनिशिएटिव को लेके या हमारे जो सुन रहे हैं लोग उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज है आपका? यार मैंने तो जैसा लिखा भी था कि ये जो चीज़ आप लोग कर रहे हो ना ये लोग अभी शायद ना समझ पाएँ, लेकिन ये 2 साल, 5 साल बाद जब लोग ये देखेंगे ना तो उन्हें इसका एहसास होगा कि उन्होंने क्या पाया है या क्या मिस किया है। क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये लोगों की बातें अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, शायद लोग इससे रिलेट करें। मैं जब अभी लास्ट जयपुर आया था लास्ट ईयर, तो मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ फ़ोटो खिंचाया। मैंने सिर्फ़ डॉक्टर चाचा के साथ फ़ोटो खिंचाना भूल गया था। मैं फ़ोटो सिर्फ़ तस्वीर खिंचाना भूल गया था और जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने सबसे पहले जो पुराने फ़ोटो देखे मैंने कहा शायद मैंने खींचा हो तो मुझे एहसास हुआ मैंने कहा सर मैं उनका भूल गया था। हुँ, तो ये सिर्फ़ तस्वीर की कह रहा हूँ। अगर ये वीडियोज़ बन जाते हैं तो ये हमारे लिए फॉरएवर वो बोलते हैं ना कि लोग रहेंगे जिनको हम देख सकते हैं, उनसे एक एक तरीके से उनकी और जो एक अच्छी चीज़ है कि दूसरे साइड पे क्या आदमी सोच रहा है या उसकी फीलिंग क्या है, वो इसके ज़रिए आदमी शायद ज़ाहिर कर पाए जो वैसे नहीं कर पाएगा। अब जैसे आदमी भाई एक कोई बड़ा या कोई बच्चा भी है वो अपने माँ के बारे में या अपने चाचा के बारे में या किसी के बारे में जो कहना चाहता है वो वैसे शायद कहने में शर्माए या ना कहे। वो ये एक चीज़ अच्छी है, एक प्लेटफ़ॉर्म तुम लोग ने अच्छा बनाया माशाल्लाह जिसमें ये चीज़ें हमेशा रहेंगी और हम इंशाल्लाह। कभी भी पुल करके देख सकते हैं कि भई ये मेरे चाचा ने क्या कहा या मेरे भाई ने क्या कहा। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव और इसमें सभी लोगों को आगे बढ़ के साथ देना चाहिए और करना चाहिए। भले ही 10 मिनट का करें, 5 मिनट का करें बट सबको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी कैमरा मैं बंद करके डैडी करें, की जो बता रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं है वो कैमरा बंद कर दें, हम तो स कैमरा बंद मैसेज कर दो, इट कैप्चर डज़न्ट होना मैटर। चाहिए। मैं बता रहा हूँ मैं डैडी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं डैडी का वीडियोज़ है ना ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गया हूँ कई सालों से क्योंकि वो पहले बीच में ना ऑर्केस्ट्रा शोज़ ये वो सब करते थे। जिन-जिन के पास में होता था मैंने लिटरली उनके हाथ-पैर जोड़े, मैंने कहा यार मुझे वो क्लिप्स आप दे दें। वो नहीं दे रहे हैं। यार देते हैं, वो पता नहीं कहाँ पड़ा है, कहाँ ये तो ये जो चीज़ है ना, ये अभी आप जो पॉडकास्ट बन जाएगा, ये कहीं नहीं जाना है, ये अब यूट्यूब पे हमेशा रहेगा। इंशाल्लाह, कभी इंशाल्लाह। भी इंसान को देखना है, उनको बात करते हैं या उनकी उनकी फीलिंग्स को या उनको महसूस करना है, तो आदमी ने 2 मिनट खोला, उनको उनका चेहरा देख लिया, उनको दुआ दे दी। तो आई थिंक इसमें 100% सबको आगे बढ़ के करना चाहिए। अ, 2 लोग, 3 लोग मिलके करें, जैसे कह रहे हो खाली आवाज़ दे दें या मेरे हिसाब से तो थोड़ा-सा वीडियो होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सही वो बात एक है। वो एक उसकी बात ही अलग जो एक जो होती है। फीलिंग आती है हाँ, बेशक, उसकी बात ही अलग होती है। तो भले ही 2 बेशक। मिनट का कर ले, हुँ, लेकिन करना चाहिए, 100% करना चाहिए। यार इसको कैसे भी करो आई थिंक यू शुड पुश दिस। हुँ, लोगों को जाके उनके घर में बेशक। जाओ, कैसे भी जाओ, बिना बोले नहीं जैसे मैं भी कर सकते हो बट सबको कैप्चर करो। मैं इंडिया जा रहा हूँ इंशाल्लाह ईद पे, तो मैंने सोचा है कि मैं जितना हो पाएगा अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, एटलीस्ट सबसे
इसरार करूँगा, बाकी इंशाल्लाह थोड़ी हेल्प नहीं लूँगा, यार, वो थोड़ी मेटा बड़ों के की हेल्प ग्लासेस आए लूँगा। हैं ना आज। हाँ? नहीं, वो मेटा के ग्लासेस आए हैं, मेटा के, जो रेबैन के मेटा के ग्लासेस आए हैं, फेसबुक के ना, वो हाँ, चश्मा आप लगाओगे ना तो यहाँ पे कैमरा है, वो हाँ। ले लो। जयपुर गए, सबको सलाम दुआ किया, भाई कैसे, कैमरा स्टार्ट किया, भाई आप कैसे हैं, सब खैरियत है, वो सबको ऐसे शूट कर लो और आके एक हाँ, सारा नहीं क्लिप डाल मैं दो। स्पाई कैमरा लगा लूँ मैं। स्पाई कैमरा लगा लो, हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं जज़ाकल्लाह, यार, नहीं कुछ आप और लोगों ने कहना बहुत चाहते अच्छा हैं? किया। कोई और बात है अगर तो बताइए आप? नहीं, नहीं, माशाल्लाह यार, ये तो मैंने जैसा बताया कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव किया है और आई थिंक एक अच्छा, पहली बार ज़िंदगी में चांस मिला कि आदमी लोगों के सामने अपनी बात रखे और उन लोगों को अप्रिशिएट कर सके, जो वैसे शायद ना कर सका हो या ना कर बेशक, सकेगा, पता नहीं। बेशक, तो बेशक। ये एक अच्छी अच्छी चीज़ थी, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए और आप सबके लिए, या जो भी पॉडकास्ट कर रहा है, ये एक अच्छा एक चीज़ है जिसमें लोग एक-दूसरे से फिर से जुड़ सकें, फिर कनेक्ट हो सकें। अब शायद मेरी शक्ल या मुझे शायद बहुत सारे लोग हैं जो भूल भी चुके होंगे, नहीं जानते होंगे। अब इसके ज़रिए कम से कम फिर बोलेंगे यार, एक बंदा है जो बम्बई पे रहता था, इसका नाम आरिफ है, तो ये हमारा सो एंड सो है, तो हम इससे फिर से राब्ता करें। तो हो सकता है ये फिर से लोगों को जोड़े, फिर से लोगों को इंशाअल्लाह, कनेक्ट करे, तो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, तो ये आप सबका ऑब्जेक्टिव है, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह।